भारत मानो एक चोर की तरह है। फ्रांस ने भारत पर एक छोटे देश होने के बावजूद तकनीक चुराने का आरोप लगाया और उसे तीसरी दुनिया का देश कहकर उसकी निंदा की। लेकिन असल में तकनीक तो फ्रांस ने ही चुराई थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बिखर गया। आखिर भारत ने ऐसा क्या अलग किया था? मैं अभी इसका खुलासा करूंगा। जो लोग भारत की असली ताकत पर गर्व महसूस करते हैं, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम अलेक्जेंडर डुबोइस है। मैं लियोन में स्थित ग्लोबल मैरीटाइम सॉल्यूशंस का सीईओ हूं। यह एक ऐसी कंपनी है जो जहाजरानी और संपत्ति प्रबंधन दोनों का काम करती है। लोग सोचते हैं कि मुझे जहाजों से बहुत प्यार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई जहाज निर्माता नहीं हूं। जहाज सवारी करने के लिए नहीं, बल्कि चलाने के लिए होते हैं। वे सिर्फ एक संपत्ति हैं जो संख्याओं से चलती हैं। जब मैं विशाखापत्तनम बंदरगाह पर पहुंचा तो सुबह के 5 बजे थे। अभी भी अंधेरा था। दूर से शिपयार्ड की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। कतारों में क्रेनें खड़ी थीं और वेल्डिंग की चिंगारियां चमक रही थीं। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, यहाँ के लोग दिन रात काम करते हैं, वे कभी छुट्टी नहीं लेते। मैंने सिर हिलाया। मैं इसीलिए तो यहाँ आया था। भारत के शिपयार्ड दुनिया के सबसे व्यस्त स्थानों में से थे। ऑर्डर की भरमार थी और डिलीवरी की समय सीमा हमेशा बहुत सख्त होती थी। लेकिन एक बात अजीब थी, इतने व्यस्त होने के बावजूद उनकी कीमतें सबसे कम थीं और गुणवत्ता बेहतरीन। यूरोप के सारे शिपयार्ड बंद हो गए थे। वे कीमत की दौड़ में हार गए थे। वे चीन से भी हार गए और भारत ने तो उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था। मैं उत्सुक था, आखिर इसका राज क्या है? वे इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकते हैं? मैं शिपयार्ड के मुख्य द्वार पर उतरा। सुरक्षा गार्ड ने मेरी जांच की। यह एक पहले से तय मुलाकात थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने आया हूं। यह झूठ नहीं था, मैं सच में चर्चा करने ही आया था। बस मेरे इरादे वैसे नहीं थे जैसा वे सोच रहे थे। मुझे मुख्य भवन के अंदर ले जाया गया। गलियारा लंबा था, दोनों तरफ दफ्तर बने हुए थे। इतनी सुबह होने के बावजूद कई कमरों में बत्तियां जल रही थीं। लोग पहले से ही काम कर रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन नीली रोशनी से चमक रही थीं। मुझे एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। मेज पर चाय रखी हुई थी, मसाला चाय। मैंने एक घूंट पी। वह बहुत मीठी और मसालेदार थी। खिड़की के बाहर डॉक दिखाई दे रहा था। एक विशालकाय जहाज का ढांचा निर्माणाधीन था। वह एक एलएनजी टैंकर था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला। एक व्यक्ति अंदर आया। वह लगभग 45 साल का लग रहा था। उसने एक साधारण कुर्ता पायजामा पहना हुआ था जो थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, जैसे उसने रात भर काम किया हो। मेरा नाम विक्रम सिंह है। उसने अपना विजिटिंग कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा। उस पर लिखा था तकनीकी निदेशक। हमने हाथ मिलाया। उसके हाथ खुरदुरे थे। ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ थे जो असल में काम करता है, सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठता। इतनी दूर से आने के लिए आपका धन्यवाद, श्री सिंह ने कहा। मैं लियोन से आया हूं। हाँ, मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। मैं तकनीकी सहयोग की संभावनाएं तलाशने आया हूं। खासकर एलएनजी जहाजों के डिजाइन में हमारी रुचि है। श्री सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक सतर्कता का भाव था। मैंने आपके लिए कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं, उन्होंने एक फाइल खोलते हुए कहा। वह एक मोटी किताब की तरह थी। उसमें डिजाइन के चित्र, निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के बारे में सब कुछ था। मैंने पन्ने पलटते हुए देखा। यह सब जाना पहचाना लग रहा था। दूसरे शिपयार्ड के दस्तावेजों से कुछ खास अलग नहीं था। इसमें केवल बुनियादी बातें लिखी थीं। मैं जो सच में देखना चाहता था वह यह नहीं था। वैसे मैंने चाय का एक और घूंट पीते हुए कहा, हम वास्तव में कुछ और जानना चाहते हैं। श्री सिंह ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग भाव था। क्या जानना चाहते हैं आप? उन्होंने सावधानी से पूछा। मेंटेनेंस डेटा, मैंने सीधे सीधे कहा। हम यह जानना चाहते हैं कि जहाज सौंपने के बाद कई सालों तक उसमें क्या समस्याएं आती हैं, कौन से हिस्से पहले खराब होते हैं और मरम्मत पर कितना खर्च आता है। वह सारा डेटा। कमरे में खामोशी छा गई। श्री सिंह कुछ देर चुप रहे। बाहर से वेल्डिंग की चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। आप यह क्यों जानना चाहते हैं? श्री सिंह ने पूछा। उनकी आवाज गहरी हो गई थी। निवेश के फैसले के लिए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। जहाज खरीदने के लिए हमें उसकी पूरी जीवन चक्र लागत को जानना होगा। सिर्फ खरीदने की कीमत ही नहीं,
बल्कि उसके संचालन के दौरान आने वाले खर्च को भी शामिल करना होगा। तभी हम सही निवेश का फैसला कर सकते हैं। श्री सिंह ने सिर हिलाया, लेकिन वे अभी भी सतर्क थे। इस तरह का डेटा गोपनीय होता है, उन्होंने कहा। इसे आसानी से साझा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं मुस्कुराया। इसीलिए हम आधिकारिक तौर पर सहयोग पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इस बारे में गंभीर हैं। हम एक लंबी अवधि की साझेदारी चाहते हैं। यह एक झूठ था, लेकिन मैंने इसे बड़ी चतुराई से कहा। श्री सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर खड़े हो गए। कृपया थोड़ा इंतजार करें। वह कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद हो गया। मैं अकेला रह गया। मैंने फिर से खिड़की के बाहर देखा। सूरज उग रहा था। आसमान नारंगी रंग का हो गया था। क्रेनों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। लगभग 10 मिनट बाद श्री सिंह वापस आए। उनके हाथ में एक लैपटॉप था। मैं आपको यह सिर्फ सीमित रूप से दिखा सकता हूं, उन्होंने कहा। तस्वीरें लेना मना है। उन्होंने लैपटॉप को मेज पर रखा और उसे ऑन किया। मैं कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गया। एक्सेल की एक फाइल खुली। यह एक जटिल तालिका थी। क्षैतिज अक्ष पर वर्ष थे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर पुर्जों के नाम थे। इंजन, प्रोपेलर, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सैकड़ों आइटम थे और हर सेल में एक संख्या भरी हुई थी। यह खराबी की दर थी। यह पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है, श्री सिंह ने समझाया। यह हमारे बनाए गए हर जहाज का मेंटेनेंस इतिहास है। कौन सा पुर्जा कब खराब हुआ, उसे कितनी बार बदला गया, सब कुछ इसमें है। मैंने स्क्रीन पर आंखें गड़ा दी। मेरी सांस रुक गई थी। यह कोई डिजाइन का चित्र नहीं था। यह उससे कहीं बढ़कर था। यह समय का रिकॉर्ड था। एक जहाज के बूढ़े होने की पूरी कहानी इन संख्याओं में छिपी थी। इस वक्र को देखिए। श्री सिंह ने एक ग्राफ दिखाया। पहले 5 साल लगभग कोई समस्या नहीं होती। फिर अगले 10 सालों में यह धीरे धीरे बढ़ती है। 20वें साल से यह तेजी से ऊपर जाती है और 30 साल बाद यह ऐसा हो जाता है। ग्राफ लगभग सीधा ऊपर की ओर उठ गया था। मैं उस बिंदु को घूरता रहा। यह भरोसे के टूटने का बिंदु था। इस बिंदु के बाद मरम्मत का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है, श्री सिंह ने कहा। इतना कि मरम्मत करने से बेहतर नया जहाज खरीदना होता है। इसीलिए हम 30 साल को मानक मानकर डिजाइन करते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 30 साल? इतना लंबा क्यों बनाते हैं? श्री सिंह ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने जवाब दिया। यह जहाज हमने बनाया है। हमें अंत तक इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसी को भरोसा कहते हैं। जिम्मेदारी, भरोसा। मैंने इन शब्दों को अपने मन में दोहराया। ये खूबसूरत शब्द थे, लेकिन व्यापार की दृष्टि से अव्यावहारिक थे। 30 साल की जिम्मेदारी लेने का मतलब था 30 साल की लागत को अपने सिर पर लेना। क्या इसकी कोई जरूरत थी? क्या आप मुझे और दिखा सकते हैं? मैंने पूछा। दूसरा डेटा भी? श्री सिंह ने कुछ और फाइलें खोली। हर पुर्जे के बदलने का चक्र, मरम्मत की लागत का अनुमान, संभावित खराबियां, सब कुछ बहुत सटीक था। आश्चर्यजनक रूप से सटीक। 30 साल के डेटा ने उन्हें भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम बना दिया था। मैं मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। यह एक खजाना था, एक सोने की खान। भारत के लोग इस डेटा का इस्तेमाल बेहतर जहाज बनाने के लिए कर रहे थे, ज्यादा समय तक चलने वाले जहाज। लेकिन मैं अलग था। मैं इस डेटा से कुछ और कर सकता था। एक ऐसा जहाज जो कम समय तक चले, एक ऐसा जहाज जो ठीक खराब होने से पहले तक ही चले, और ठीक उससे पहले उसे बेच दिया जाए। क्या इससे आपको मदद मिली? श्री सिंह ने पूछा। हाँ, बहुत, मैंने दिल से जवाब दिया। इससे वास्तव में बहुत बड़ी मदद मिली। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग सफल होगा, उन्होंने कहा और लैपटॉप बंद कर दिया। मैं खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाया। धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूं। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए मैं सोच रहा था, श्री सिंह एक भले इंसान थे, ईमानदार और सच्चे। वे 30 साल की जिम्मेदारी वाली बात पर दिल से विश्वास करते थे। लेकिन मैं अलग था। जिम्मेदारी सिर्फ अनुबंध की अवधि तक होती है, उसके बाद यह मेरी समस्या नहीं है। मैंने शिपयार्ड से एक टैक्सी ली और एयरपोर्ट जाने को कहा। पिछली सीट पर बैठकर मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। विशाखापत्तनम शहर पीछे छूट रहा था। लोग काम पर जा रहे थे। यह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन मेरे लिए यह एक खास सुबह थी। आज मैंने भारत का रहस्य देख लिया था। मैंने जान लिया था कि वे कैसे टिके हुए हैं। वे समय बना रहे थे, 30 साल का लंबा समय। इसीलिए उन पर भरोसा किया जाता था। लेकिन मैं इसका ठीक उल्टा करने वाला था।
मैं समय को छोटा करने वाला था, बस उतना ही जितना जरूरी हो, और उस छोटे से समय के भीतर उसे बेच देना था। मुझे कोई अपराध बोध नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। यही जवाब है। अगर भारत इस तरह टिका हुआ है तो हमें टिके रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं विमान में बैठ गया लियोन के लिए। उड़ान भरते समय मैंने खिड़की से बाहर देखा। विशाखापत्तनम छोटा होता जा रहा था। शिपयार्ड की रोशनियां टिमटिमाई और फिर गायब हो गईं। 2 दिन बाद मैं लियोन में अपने मुख्यालय पहुंचा। जेट लैग अभी तक उतरा नहीं था, लेकिन मैंने तुरंत निदेशक मंडल की बैठक बुलाई। यह एक आपातकालीन बैठक थी। 8 निदेशक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। सभी सूट पहने हुए थे। उनकी औसत आयु 60 वर्ष से अधिक लग रही थी। ये वे लोग थे जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया था। वे लोग 2000 बनाने का 8 निदेशक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया था। परंपरावादी थे। वे बदलाव से नफरत करते थे। अलेक्जेंडर, अचानक बुलाने का क्या कारण है? उपाध्यक्ष पियरे ने पूछा। वह सबसे उम्रदराज थे, 70 से ऊपर। वह कंपनी की स्थापना के समय से ही सदस्य थे। मैं एक नई रणनीति का प्रस्ताव करने जा रहा हूं, मैंने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। मैं जहाज निर्माण व्यवसाय की दिशा बदलना चाहता हूं। कमरे में हलचल मच गई। निदेशक एक दूसरे को देखने लगे। बदलना? वित्त निदेशक मार्क ने पूछा। अभी भी तो सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया। एक साधारण वक्र। क्षैतिज अक्ष पर समय था और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लागत। वक्र शुरुआत में सपाट था और एक बिंदु के बाद तेजी से ऊपर उठ गया। यह क्या है? पियरे ने पूछा। यह एक जहाज के रखरखाव का वक्र है, मैंने समझाया। शुरुआती कुछ साल कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मरम्मत की लागत तेजी से बढ़ती है। इस बिंदु को देखिए। मैंने एक लाल रेखा से उसे चिह्नित किया। यह 7वां साल था। इस बिंदु के बाद लागत में बेतहाशा वृद्धि होती है। तो मार्क ने अपनी बाहें बांध लीं। हमें क्या करना है? हम अब तक 30 साल चलने वाले जहाज बनाते आए हैं, मैंने कहा, भारत की तरह। लेकिन अब हम इसे बदल देंगे। हम सिर्फ 7 साल चलने वाले जहाज बनाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। 7 साल? पियरे ने फिर पूछा। मजाक कर रहे हो? मैं गंभीर हूं, मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं अगली स्क्रीन पर गया। संख्याएं दिखाई दीं। 30 साल की उम्र वाले जहाज की निर्माण लागत, 7 साल की उम्र वाले जहाज की निर्माण लागत, अंतर, लाभ मार्जिन। देखिए, मैंने पॉइंटर से इशारा किया। 30 साल का जहाज बनाने में इतना खर्च आता है, लेकिन 7 साल का जहाज बनाने में बस इतना। हम लागत में 40% की कटौती कर सकते हैं, तो गुणवत्ता गिर जाएगी, तकनीकी प्रमुख जीन ने कहा। क्या ग्राहक इसे स्वीकार करेंगे? वे करेंगे, मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि 7 साल तक यह बिल्कुल सही रहेगा। मैं अगली स्लाइड पर गया। यह खराबी दर का ग्राफ था। 7 साल तक यह लगभग 0 था, एक सपाट रेखा। 7 साल तक कोई समस्या नहीं होगी, मैंने समझाया। यह खराब नहीं होगा, मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक की नजर में यह एक उत्तम जहाज होगा। और उसके बाद? मार्क ने पूछा। वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने साफ साफ कहा, क्योंकि तब तक अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। पियरे आगे की ओर झुके। अलेक्जेंडर, तुम आखिर कह क्या रहे हो? क्या हम यह जानते हुए जहाज बेचेंगे कि वह 7 साल बाद खराब हो जाएगा? खराब नहीं होगा, मैंने सुधारा। रखरखाव की लागत बढ़ जाएगी, लेकिन यह नए मालिक की समस्या होगी, क्योंकि हम उसे पहले ही बेच चुके होंगे। नया मालिक? जीन ने पूछा। ऐसा जहाज कौन खरीदेगा? सेकेंड हैंड बाजार है, मैंने जवाब दिया। हम उसे 6ठे साल में बेच देंगे, खराब होने से ठीक 1 साल पहले। तब तक वह उत्तम स्थिति में होगा, इसलिए उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। कमरे में कानाफूसी शुरू हो गई। निदेशक आपस में फुसफुसाने लगे। उनके चेहरे पर नाराजगी थी। यह अनैतिक है, पियरे ने कहा। हम ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने विरोध किया। कानूनी रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। हम अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से लिख देंगे। वारंटी अवधि 7 साल है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन नैतिक रूप से? जीन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नैतिकता कानून के दायरे में होती है, मैंने दृढ़ता से कहा। हम कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, हम अनुबंध का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। हम 7 साल तक एक उत्तम जहाज प्रदान करेंगे। हम अपना वादा निभाएंगे। मैं अगली स्क्रीन पर गया।
एक बड़ी संख्या दिखाई दी। अनुमानित लाभ दर 45%। यह वह राशि है जो हम कमा सकते हैं, मैंने कहा। आज से 2 गुने से भी ज्यादा। लागत कम होगी और कीमत लगभग वही रहेगी। कमरे में खामोशी छा गई। संख्याओं के सामने सब चुप हो गए थे। पैसा एक शक्तिशाली तर्क था। हमें 30 साल तक बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने धीरे धीरे कहा। हम 7 साल तक असफल न होने वाला जहाज बनाएंगे। उसके बाद उसकी संपत्ति का मूल्य बदल जाता है। संपत्ति का मूल्य बदल जाता है? मार्क ने पूछा। इसका मतलब है कि वह हमारे हाथों से निकल गया है, मैंने समझाया। चूंकि उसे सेकंड हैंड बेचा जा चुका है, वह नए मालिक की संपत्ति है। वह व्यक्ति खुद उसका प्रबंधन करेगा। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। पियरे ने एक गहरी सांस ली। अलेक्जेंडर, तुम हमेशा से होशियार थे, लेकिन यह बहुत क्रूर है। क्रूर नहीं, मैंने विरोध किया। यह स्पष्ट है। हम जिम्मेदारी की सीमा को स्पष्ट कर रहे हैं। हम अनुबंध की अवधि के दौरान जिम्मेदारी लेंगे, उसके बाद नहीं। यही व्यापार है। जीन ने अपना सिर हिलाया। हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? हम 30 साल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। हम एक नई प्रतिष्ठा बनाएंगे, मैंने जवाब दिया। 7 साल तक कोई खराबी नहीं, उत्तम शुरुआती प्रदर्शन। यह हमारा नया ब्रांड होगा। मार्क ने कैलकुलेटर पर हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वह संख्याओं की जांच कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया। लाभ दर वाकई आकर्षक है, उसने स्वीकार किया। लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? कानूनी तौर पर यह बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने आत्मविश्वास से कहा। हमारी कानूनी टीम ने इसकी समीक्षा की है। अगर हम अनुबंध को ठीक से लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। वारंटी अवधि, जिम्मेदारी का दायरा, छूट की जानकारी, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। पियरे ने कमरे में चारों ओर देखा। वह अन्य निदेशकों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। वे असहज थे, लेकिन साथ ही रुचि भी ले रहे थे। हम मतदान करेंगे, पियरे ने कहा। अलेक्जेंडर के प्रस्ताव के पक्ष में कौन है? मैंने अपना हाथ उठाया। मार्क ने मेरा अनुसरण किया। 2 और लोगों ने हाथ उठाए। 5 लोग। बहुमत। विपक्ष में पियरे, जीन और एक अन्य व्यक्ति ने हाथ उठाया। 3 लोग। प्रस्ताव पारित हो गया। पियरे ने घोषणा की, लेकिन मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लो। दर्ज कर लिया जाएगा, मैंने सिर झुकाकर कहा। बैठक समाप्त हो गई। निदेशक एक एक करके बाहर जाने लगे। उनके कदम भारी थे। जब पियरे आखिरी में जा रहे थे तो वे मुड़े। अलेक्जेंडर, मुझे उम्मीद है कि तुम सही हो, उन्होंने कहा। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। दरवाजा बंद हो गया। मैं अकेला रह गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लियोन शहर दिखाई दे रहा था। एफिल टॉवर जैसी कोई संरचना दूर से दिख रही थी। यह एक खूबसूरत शहर था, लेकिन मेरे पास इस दृश्य का आनंद लेने का समय नहीं था। मैंने फिर से अपना लैपटॉप खोला और कार्यान्वयन योजना लिखना शुरू कर दिया। डिजाइन टीम का गठन, सामग्री की खरीद, समय सारणी का निर्धारण करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे विश्वास था यह रणनीति सफल होगी। संख्याएं इसे साबित कर रही थीं। 30 साल नहीं बनाना है, 7 साल तक असफल न होने वाला जहाज बनाना है। उसके बाद संपत्ति का मूल्य बदल जाता है। वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। शाम ढल रही थी। 1 हफ्ते बाद मैंने डिजाइन टीम को बुलाया। यह मार्सिले के बाहर एक शिपयार्ड था, एक छोटी सी जगह, लेकिन हमारे लिए यह काफी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में 12 इंजीनियर इकट्ठा हुए थे। वे सभी अनुभवी थे। उनका औसत करियर 20 साल से ज्यादा का था। फ्रांसीसी जहाज निर्माण उद्योग के आखिरी कारीगर थे। मुख्य इंजीनियर एलन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। सर, हमें ब्रीफिंग मिल गई है, उसने कहा, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। 7 साल की उम्र का क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो आपने सुना, मैंने पुष्टि की। आपको एक ऐसा जहाज डिजाइन करना है जो 7 साल तक पूरी तरह से काम करे। उसके बाद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एलन ने अपने सामने रखे दस्तावेज फैलाए। ये मौजूदा डिजाइन के चित्र थे जो 30 साल के मानक पर बने थे। हमें इन पुर्जों की समीक्षा करनी होगी, उसने पॉइंटर से इशारा किया। इंजन ब्लॉक, प्रोपेलर शाफ्ट, हाइड्रोलिक पंप, ये सभी लंबी अवधि की सहनशीलता के लिए हैं। ये जरूरत से ज्यादा हैं। उन्हें हटा दो, मैंने कहा। उनकी कोई जरूरत नहीं है, बस 7 साल तक चलना चाहिए। कमरे में हलचल मच गई। इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता थी।
लेकिन सर, हेनरी नाम के एक युवा इंजीनियर ने कहा, 7 साल बाद इसका क्या होगा? यह खराब हो जाएगा। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन यह हमारी समस्या नहीं है। तब तक इसे बेचा जा चुका होगा। बेचा जा चुका होगा? एलन ने पूछा। आप यह जानते हुए ऐसा बनाएंगे? जानते हुए नहीं बनाएंगे, मैंने सुधारा। हम योजना के अनुसार बनाएंगे। 7 साल की वारंटी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। अनुबंध में सब कुछ लिखा होगा। कानूनी रूप से यह बिल्कुल सही है। एलन ने अपना सिर हिलाया। यह कानून का सवाल नहीं है, उसने कहा। यह जमीर का सवाल है। यह जहाज हमने बनाया है, हमें अंत तक इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमीर कानून के दायरे में होता है, मैंने दृढ़ता से कहा। हम कानून द्वारा अनुमत सीमा के भीतर काम करते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। मैंने स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिखाया। यह एक कानूनी राय थी जिसे 3 वकीलों ने तैयार किया था। देखिए, मैंने नीचे स्क्रॉल किया। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम, जहाज सुरक्षा मानक, वारंटी दायित्वों का दायरा, सब कुछ जांच लिया गया है। हमारी योजना सभी नियमों को पूरा करती है। एलन ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। अन्य इंजीनियर भी स्क्रीन देखने लगे। उनके चेहरे पर उलझन थी। सुरक्षा मानक न्यूनतम 5 साल के लिए हैं। मैंने समझाया, हम 7 साल की गारंटी दे रहे हैं। यह मानक से बेहतर है। हम सभी गुणवत्ता आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। यह सभी परीक्षणों में पास होगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि आप जानबूझकर उम्र को सीमित कर रहे हैं, हेनरी ने कहा। उम्र को सीमित नहीं कर रहे, मैंने विरोध किया। हम इसे अनुकूलित ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हम अनावश्यक और अतिरिक्त डिजाइन को हटा रहे हैं। यह दक्षता है। एलन ने एक गहरी सांस ली। आप एक इंजीनियर नहीं, एक व्यवसायी हैं सर, उसने कहा। आप इसे सिर्फ संख्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन हम अलग हैं। हम कल्पना करते हैं कि हमारे बनाए गए जहाज समुद्र में किन परिस्थितियों का सामना करेंगे। कल्पना मत करो, मैंने साफ साफ कहा। अनुबंध को देखो, वारंटी, अवधि, छूट की जानकारी, जिम्मेदारी का दायरा, बस यही सब कुछ है। उसके आगे का क्षेत्र हमारा नहीं है। मैं अगली स्लाइड पर गया। यह एक बीमा पॉलिसी थी, उत्पाद देयता बीमा। हमने बीमा भी करा लिया है, मैंने कहा, किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। 7 साल तक कोई समस्या नहीं होगी। हेनरी ने हाथ उठाया। मेरा एक सवाल है, उसने कहा। अगर 6ठे साल में कोई समस्या आती है तो हम उसकी मरम्मत करेंगे? मैंने सरल जवाब दिया, क्योंकि वह वारंटी अवधि के भीतर है। यह हमारा कर्तव्य है। और अगर 7 साल और 1 महीने बाद कोई समस्या आती है, यह ग्राहक की जिम्मेदारी है, मैंने जवाब दिया, क्योंकि वारंटी समाप्त हो चुकी है। यह अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन सिर्फ 1 दिन का फर्क है, हेनरी ने पूछा। अनुबंध 1 दिन के फर्क को भी महत्व देता है, मैंने कहा। यही कानून है। यह भावनाओं से नहीं, नौसेंत्रकोशन कानून नियमों से चलता है। कमरे का माहौल भारी हो गया था। इंजीनियर सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर अस्वीकृति का भाव था। आप सब बेहतरीन इंजीनियर हैं, मैंने कहा, सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं, एक ऐसा जहाज बनाएं जो 7 साल तक उत्तम हो, शून्य खराबी के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। एलन ने सीधे मेरी आंखों में देखा। क्या आपको यकीन है सर, उसने पूछा, कि यह सही काम है? यह सही या गलत का सवाल नहीं है, मैंने जवाब दिया। यह कानूनी या गैर कानूनी का सवाल है। हम कानूनी दायरे में हैं और यही काफी है। यही जवाब था। मैं ऐसा ही मानता था। कानून ही जिम्मेदारी की सीमा थी, उसके पार मेरा कोई कर्तव्य नहीं था। बैठक 2 घंटे और चली। हमने तकनीकी विवरणों पर चर्चा की। कौन से पुर्जे सरल किए जाएंगे, कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाएगा, लागत कैसे कम की जाएगी। इंजीनियर पेशेवर थे, वे नाखुश थे, लेकिन उन्होंने अपना काम ठीक से किया। एक अनुकूलित डिजाइन का प्रस्ताव तैयार होने लगा। बैठक के अंत में एलन ने आखिरी बात कही, सर, बस एक वादा कीजिए। क्या? मैंने पूछा। अनुबंध को सटीक रूप से लिखिए, उसने कहा, ताकि ग्राहक स्पष्ट रूप से समझ सके। यह मत छिपाइए कि यह जहाज सिर्फ 7 साल के लिए है। बिल्कुल, मैंने सिर हिलाया। हम पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। अनुबंध में सब कुछ लिखा जाएगा। 7 साल की वारंटी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। एलन ने एक गहरी सांस ली। तो ठीक है, हम अपना काम करेंगे, उसने कहा। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, भले ही सिर्फ 7 साल के लिए, पर उसे उत्तम बनाएंगे।
धन्यवाद, मैंने दिल से कहा। मुझे आप पर विश्वास है। इंजीनियर एक एक करके बाहर चले गए। उनके कदम भारी थे, लेकिन मेरा दिल हल्का था, क्योंकि योजना अब अमल में लाई जा रही थी। मैं शिपयार्ड से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। लियोन वापस जाने का रास्ता था। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं सोच रहा था। एलन के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उसने कहा था कि यह जमीर का सवाल है, लेकिन मैं अलग था। मैं मानता था कि कानून ही जमीर की सीमा है। अगर आप कानून का पालन करते हैं तो आप सही हैं। और क्या चाहिए? जिम्मेदारी अनुबंध तक ही है। उसके पार के समय का मैं मालिक नहीं हूं, और जिस चीज का मैं मालिक नहीं हूं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। सरल तर्क था, बिल्कुल स्पष्ट। मेरा फोन बजा। मार्क का फोन था। एलेक्जेंडर, अच्छी खबर है, उसने कहा। पहला ऑर्डर आ गया है। किसका? मैंने पूछा। एक यूनानी शिपिंग कंपनी का। उन्होंने 5 कंटेनर जहाजों का ऑर्डर दिया है। वे 7 साल की शर्त देखकर बल्कि खुश थे, क्योंकि कीमत कम है। मैंने फोन काट दिया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुरुआत हो गई थी। योजना ने काम करना शुरू कर दिया था। मैं लियोन शहर में दाखिल हुआ। सूरज डूब रहा था। सीन नदी नारंगी रंग में चमक रही थी। यह एक खूबसूरत शाम थी। मैंने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। कानून ही जिम्मेदारी की सीमा है, मैंने मन ही मन दोहराया। उसके पार मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन था। पहला जहाज 1 साल बाद सौंपा गया। यह यूनानी शिपिंग कंपनी का ऑर्डर था। 5 कंटेनर जहाजों में से पहला। मार्सिले में एक समारोह आयोजित किया गया। मौसम अच्छा था। नीले आसमान में एक भी बादल नहीं था। जहाज का ढांचा धूप में चमक रहा था। यूनानी कंपनी के प्रतिनिधि ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उत्तम है, उसने कहा। परीक्षण के परिणाम उम्मीद से बेहतर थे। धन्यवाद, मैंने जवाब दिया। 7 साल की वारंटी अवधि के दौरान कोई समस्या नहीं होगी। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। अनुबंध मोटा था, लेकिन उसका सार सरल था। 7 साल की वारंटी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। पैसे बैंक में आ गए। मैंने दफ्तर लौटकर जांच की। राशि उम्मीद के मुताबिक थी। मार्क ने फोन किया। देखा तुमने? वह उत्साहित होकर बोला। लाभ मार्जिन 42% है, उम्मीद से ज्यादा। यह एक अच्छी शुरुआत है, मैंने जवाब दिया। इसी तरह चलते रहो। ऑर्डर लगातार आने लगे। 3 महीने बाद एक इतालवी शिपिंग कंपनी ने 3 टैंकरों का ऑर्डर दिया। 6 महीने बाद एक नॉर्वेजियन कंपनी ने 4 मालवाहक जहाजों का अनुबंध किया। सब 7 साल की शर्तों पर थे। कीमत कम होने के कारण वे खुश थे। निदेशक मंडल का माहौल बदल गया। जो लोग शुरुआत में चिंतित थे, वे अब संतुष्ट थे। यहां तक कि पियरे ने भी मानना शुरू कर दिया था। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, उसने कहा। राजस्व 2 गुना हो गया है, लेकिन ये जानकर्ता तीना एम बाजा और ताकर राजस्व आज ताक मिला। मैंने कहा था ना। मैं मुस्कुराया। यह रणनीति सफल होगी। मीडिया ने हम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक फ्रांसीसी व्यापार पत्रिका ने सबसे पहले इस पर लिखा। शीर्षक था ग्लोबल मैरीटाइम का क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल। एक पत्रकार ने साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया। वह मेरे दफ्तर आई। वह 30 साल की एक महिला थी। उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। मिस्टर डुबोइस, आपको यह विचार कैसे आया? उसने पूछा। 7 वर्षीय मॉडल का। दक्षता, मैंने जवाब दिया। हम ग्राहकों को केवल उतना ही प्रदान करते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। 30 साल का जहाज बनाने का मतलब है 23 साल बर्बाद करना, क्योंकि ज्यादातर शिपिंग कंपनियां हर 7 साल में अपने जहाज बदल देती हैं। तो शुरू से ही 7 साल का जहाज बनाना तर्कसंगत है, लेकिन गुणवत्ता उत्तम है, मैंने आत्मविश्वास से कहा। 7 साल तक यह किसी भी अन्य जहाज से बेहतर है। खराबी की दर 0 है। परीक्षण के परिणाम इसे साबित करते हैं। लेख छपा। प्रतिक्रिया अच्छी थी। प्रबंधन के प्रोफेसरों ने इसे केस स्टडी के रूप में उपयोग करने के लिए संपर्क किया। इसे क्रांतिकारी कहकर सराहा गया। साथ ही अंगे साथी जराहा शेयर की कीमत बढ़ गई। 6 महीने में 30% की वृद्धि हुई। निवेशक उमड़ पड़े। एक निवेशक बैठक आयोजित की गई। लियोन के एक होटल के बड़े हॉल में 200 निवेशक इकट्ठा हुए थे। मैं मंच पर गया और माइक पकड़ा। इस साल का शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 90% अधिक है, मैंने घोषणा की। नए अनुबंधों में 120% की वृद्धि हुई है। यह 7 वर्षीय मॉडल की सफलता है। तालियां गड़गड़ा उठी। लोग खड़े होकर जयकारे लगाने लगे। मैंने उस पल का आनंद लिया। अब सवाल जवाब का समय था। एक निवेशक ने हाथ उठाया।
क्या इसमें कोई जोखिम कारक है? उसने पूछा, जैसे कि 7 साल बाद कोई समस्या होने पर। हम अनुबंध द्वारा सुरक्षित हैं, मैंने जवाब दिया। वारंटी अवधि स्पष्ट है, इसलिए कोई कानूनी जोखिम नहीं है। हमने पर्याप्त बीमा भी कराया है। एक अन्य निवेशक ने पूछा, प्रतिद्वंद्वियों की क्या प्रतिक्रिया है? वे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने हंसते हुए कहा। लेकिन यह आसान नहीं है। हम पहले ही बाजार पर कब्जा कर चुके हैं। बैठक समाप्त हो गई। निवेशक मेरे पास आए और हाथ मिलाया। उन्होंने मुझे बधाई दी। कुछ लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते थे। मैं होटल से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। रात हो चुकी थी। लियोन की रात की रोशनी खूबसूरत थी। मैं अच्छा महसूस कर रहा था। संख्याओं ने साबित कर दिया था, मेरी रणनीति सही थी। मैं दफ्तर लौटा। देर हो चुकी थी, लेकिन काम था। मैंने मेज पर बैठकर कंप्यूटर ऑन किया। ईमेल का ढेर लगा हुआ था। ज्यादातर बधाई संदेश थे। ग्राहक, साझेदार, यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी भी, सबने मेरी सफलता को स्वीकार किया था। मैंने वित्तीय रिपोर्ट खोली। तिमाही प्रदर्शन का सारांश था। संख्याएं देखकर मैं संतुष्ट हुआ। बिक्री में वृद्धि, लागत में कमी, लाभ मार्जिन में सुधार, सभी संकेतक ऊपर की ओर थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लियोन की रात का नजारा फैला हुआ था। रोशनियां टिमटिमा रही थीं। मैं मुस्कुराया। यही सफलता है, संख्याओं द्वारा सिद्ध की गई सफलता। भावनाओं या नैतिकता से नहीं, बल्कि डेटा द्वारा सिद्ध। इसमें कोई संदेह नहीं था। फोन बजा। मार्क का था। अभी भी दफ्तर में हो? उसने पूछा। हां, कुछ काम निपटा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। बधाई हो, मार्क ने कहा। हमने कर दिखाया। तुम्हारी रणनीति उत्तम थी। धन्यवाद, मैंने कहा। यह तो बस शुरुआत है, हम इसे और बड़ा बनाएंगे। मैंने फोन काट दिया। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत को देखने लगा। फ्लोरोसेंट लाइटें चमक रही थीं। पियरे की चिंता मेरे दिमाग में आई। पहली बोर्ड बैठक में उसने कहा था कि यह अनैतिक है, लेकिन अब क्या? संख्याओं ने सब कुछ सही ठहरा दिया था। राजस्व बढ़ा, शेयर की कीमत बढ़ी और निवेशकों ने तालियां बजाईं। क्या यही सही जवाब नहीं है? मैंने लैपटॉप बंद किया, अपना बैग समेटा। घर जाने का समय हो गया था। मैंने दफ्तर की बत्ती बुझाई और बाहर निकल गया। लिफ्ट में मैंने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरा सूट बिल्कुल सही था और मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। यह एक सफल व्यक्ति का चेहरा था। मैं लॉबी में उतरा। सुरक्षा गार्ड ने नमस्कार किया। शुभ रात्रि सर। हां, तुम्हारा भी, मैंने जवाब दिया। मैं बाहर निकला। रात की हवा ठंडी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। बहुत ताजगी महसूस हुई। मैं कार चलाकर घर की ओर चल पड़ा। मैंने सीन नदी को पार किया। पुल पर लगी रोशनियां खूबसूरत थीं। मैंने रेडियो चालू किया। व्यापार समाचार चल रहे थे। वे ग्लोबल मैरीटाइम ग्रुप की सफलता की कहानी बता रहे थे। सीईओ अलेक्जेंडर डुबोइस के क्रांतिकारी प्रबंधन के बारे में। मैंने आवाज बढ़ा दी। मैं सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। अच्छा लग रहा था। मैं घर पहुंचा। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। शांति थी। यह मेरा अकेला घर था। मैं सोफे पर बैठ गया और अपने लिए व्हिस्की डाली। मैंने एक घूंट पी। बहुत मुलायम थी। मैंने आज के दिन को याद किया। यह एक उत्तम दिन था। बैठक की सफलता, निवेशकों की वाहवाही, मीडिया की प्रशंसा, सब कुछ योजना के अनुसार था। कोई संदेह नहीं था। संख्याओं ने साबित कर दिया था कि मैं सही था। उस साल पतझड़ में मुझे अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी फोरम का निमंत्रण मिला। यह सिंगापुर में होने वाला एक कार्यक्रम था। यह उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम था। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों के प्रतिनिधि वहां इकट्ठा होते थे। मुझे मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। विषय था क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल। इसका मतलब था कि वे मुझे चाहते थे। मैंने स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। मैं कार्यक्रम से एक दिन पहले सिंगापुर पहुंचा। होटल शानदार था। मरीना बे का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। रात में लाइट शो भव्य था। मैंने अपने भाषण के मसौदे की फिर से जांच की। मैंने उसे 10 से ज्यादा बार पढ़ा था। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। मुख्य संदेश स्पष्ट था, दक्षता, नवाचार और सफलता। अगली सुबह मैं कन्वेंशन सेंटर गया। यह एक विशाल इमारत थी। प्रवेश द्वार पर एक बैनर लगा था, ग्लोबल शिपिंग फोरम 25वीं वर्षगांठ। लॉबी लोगों से खचाखच भरी थी। सूट पहने लोग अपने बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान कर रहे थे। विभिन्न भाषाएं सुनाई दे रही थीं, अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, अरबी। यह दुनिया के मिलने का स्थान था। मुझे एक वीआईपी कमरे में ले जाया गया।
कॉफी और सैंडविच रखे थे, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। मैं थोड़ा नर्वस था, या यूं कहें कि उत्साहित था। इस मंच पर मैं अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखने वाला था। मेजबान अंदर आई। क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। मैं मंच की ओर जाने वाले गलियारे में चला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं आत्मविश्वासी था। मैं पर्दे के पीछे इंतजार करने लगा। पर्दे के पार दर्शक दीर्घा दिखाई दे रही थी। वहां 1000 से ज्यादा लोग थे। सब बैठे इंतजार कर रहे थे। रोशनी मंद हो गई। मेजबान मंच पर आई और माइक पकड़ा। अब मैं अगले वक्ता का परिचय कराती हूं, उसने कहा। ग्लोबल मैरीटाइम ग्रुप के सीईओ श्री अलेक्जेंडर डुबोइस। उन्होंने अपने क्रांतिकारी प्रबंधन से उद्योग में एक नया मानक स्थापित किया है। तालियां गड़गड़ा उठीं। मैं मंच की ओर बढ़ा। रोशनियां चकाचौंध कर रही थीं। 1000 जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैं माइक के सामने खड़ा हुआ, एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। धन्यवाद, मैंने कहा। आज मैं आप सबके साथ एक सफलता की कहानी साझा करना चाहता हूं। ग्लोबल मैरीटाइम ने कैसे उद्योग को बदल दिया। स्क्रीन पर पहली स्लाइड आई। कंपनी का लोगो, उसके नीचे एक बड़ी संख्या लिखी थी, लाभ मार्जिन 45%। हमने 3 साल में अपना राजस्व दोगुना कर दिया है, मैंने समझाया। इसका राज सरल है, दक्षता। मैं अगली स्लाइड पर गया। एक ग्राफ दिखाई दिया, मौजूदा मॉडल और नए मॉडल की तुलना। परंपरागत रूप से जहाज निर्माण उद्योग 30 साल की उम्र को मानक मानता है, मैंने कहा। लेकिन हमने खुद से पूछा, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? हमने ग्राहक डेटा का विश्लेषण किया। अधिकांश शिपिंग कंपनियां औसतन 7 साल में अपने जहाज बदल देती थीं, तो बाकी के 23 साल व्यर्थ थे। दर्शक खामोश थे, सब ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए हमने इसे बदल दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी। 7 वर्षीय अनुकूलित मॉडल। हम केवल उतनी ही आपूर्ति करते हैं जितनी आवश्यक हो। हमने अतिरिक्त डिजाइन को हटा दिया। परिणाम स्पष्ट थे, लागत में 40% की कमी, कीमत में प्रतिस्पर्धात्मकता और ऑर्डरों की भरमार। अगली स्लाइड पर ग्राहक कंपनियों के लोगो दिखाई दिए। यूनान, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप की प्रमुख शिपिंग कंपनियां। इन कंपनियों ने हमें चुना। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि कीमत भी अच्छी है और गुणवत्ता भी। 7 साल तक यह उत्तम है, खराबी की दर 0 है। तालियां बजीं। मैंने थोड़ा रुककर पानी पिया। मैंने दर्शकों पर नजर दौड़ाई। लोग सिर हिला रहे थे। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, मैंने फिर कहा। 7 साल बाद क्या होता है? स्क्रीन बदल गई। एक अनुबंध का नमूना था। वारंटी की जानकारी को बड़ा करके दिखाया गया था। सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। मैंने समझाया, 7 साल की वारंटी, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। यह पारदर्शी है। ग्राहक यह समझकर ही खरीदते हैं तो कोई समस्या नहीं है, और ज्यादातर लोग इसे 7 साल से पहले ही सेकेंड हैंड के रूप में बेच देते हैं। मैं अगली स्लाइड पर गया। सेकेंड हैंड बाजार का डेटा था। औसतन 6 साल में इसे फिर से बेचा जाता है। मैंने कहा, हमारे जहाज उस समय तक उत्तम स्थिति में होते हैं, इसलिए वे अच्छी कीमत पर बिकते हैं। हर कोई संतुष्ट होता है। मैंने थोड़ा विराम लिया। मैंने दर्शकों को देखा। वे प्रभावित लग रहे थे। अब अपनी निर्णायक बात कहने का समय था। हमने जो सबक सीखा वह यह है, मैंने धीरे धीरे कहा, विफलता को खत्म किया जा सकता है। यह शब्द स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चमक रहे थे। कैसे? मैंने सवाल किया। विफलता आने से पहले ही उसे बेचकर। दर्शकों में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। मैंने अपनी बात जारी रखी। 7 साल तक कोई विफलता नहीं होती, मैंने समझाया। उस अवधि के भीतर हमारा मिशन पूरा हो जाता है। हम एक उत्तम परिणाम देकर समाप्त करते हैं। उसके बाद यह नए मालिक की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। तालियां बजीं, लेकिन कुछ अलग था। यह पहले से कमजोर थीं। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे थे। यह आखिरी स्लाइड थी। कंपनी का दृष्टिकोण, कुशल नवाचार, सतत विकास। हमने एक नया मानक बनाया है, मैंने निष्कर्ष निकाला। अतिरिक्त नहीं बल्कि अनुकूलित, बर्बादी नहीं बल्कि दक्षता। यही भविष्य है। धन्यवाद। तालियां बजीं। कुछ लोग खड़े भी हुए, लेकिन सब नहीं। कुछ लोग बैठे रहे। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे। मैं मंच से उतरा। मेजबान मेरे पास आई। यह शानदार था, उसने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक असहजता थी। अब सवाल जवाब का समय था। कई हाथ उठे। मेजबान ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा हुआ। वह एशियाई लग रहा था। मेरा एक सवाल है, उसने कहा। उसका लहजा जाना पहचाना था। वह एक भारतीय की तरह लग रहा था।
जी पूछिए, मैंने जवाब दिया। आपकी बातें समझ में आती हैं, उसने धीरे धीरे कहा। यह कुशल और तर्कसंगत है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है। क्या? मैंने पूछा। भरोसा, उसने जवाब दिया। जहाज बनाने वाले और उसका उपयोग करने वाले के बीच का भरोसा। अगर आप 7 साल बाद जिम्मेदारी नहीं लेते तो क्या वह भरोसा टूट नहीं जाता? हॉल में खामोशी छा गई। भरोसा अनुबंध के भीतर होता है, मैंने जवाब दिया। हम अपना वादा निभाते हैं, 7 साल तक बिल्कुल सही। उसके बाद का समय अनुबंध के दायरे से बाहर है। लेकिन क्या एक जहाज को 30 साल नहीं चलना चाहिए? उसने फिर पूछा। क्या यह जहाज निर्माण की जिम्मेदारी नहीं है? यह बाजार तय करता है। मैंने विरोध किया। ग्राहकों ने 7 वर्षीय मॉडल को चुना। हमने बाजार की मांग का जवाब दिया है। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और बैठ गया। उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बाद और भी सवाल हुए, ज्यादातर सकारात्मक थे। लागत कम करने के तरीके, अनुबंध तैयार करना, कानूनी समीक्षा प्रक्रिया, सब व्यावहारिक सवाल थे। सत्र समाप्त हो गया। मैं मंच से उतरा और लोग मेरे पास आने लगे। वे मुझे अपने बिजनेस कार्ड देते हुए सहयोग का प्रस्ताव रख रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में उस भारतीय का सवाल गूंज रहा था। भरोसा? क्या अनुबंध ही भरोसा नहीं है? वादा निभाना ही तो भरोसा है। मैं अपना वादा निभा रहा था, 7 साल तक बिल्कुल सही। और क्या चाहिए? मैं होटल लौटा। कमरे में घुसकर मैंने अपनी टाई ढीली की। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सिंगापुर की रात का नजारा फैला हुआ था। भाषण सफल रहा था। तालियां भी मिली और ध्यान भी। लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी थी। उस सवाल के कारण, भरोसा, यह शब्द बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। उस साल सर्दियों में पहली सेकेंड हैंड बिक्री हुई। यह यूनानी कंपनी का कंटेनर जहाज था। 6ठा साल था। बिल्कुल योजना के अनुसार। मार्क ने रिपोर्ट दी। बिक गया, उसने कहा। एक तुर्की की कंपनी को कीमत भी अच्छी मिली है। नए जहाज की कीमत का 60%। उत्तम, मैं संतुष्ट था। 6ठे साल में 60% एक शानदार सौदा है। स्थिति रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, मार्क ने जवाब दिया। जांच में कोई खराबी नहीं पाई गई। इंजन भी अच्छा है और ढांचा भी साफ सुथरा। तुर्की वाले बहुत संतुष्ट हैं। होंगे ही, मैंने सिर हिलाया। 7 साल से पहले कोई समस्या नहीं होती। डेटा सटीक था। 3 महीने बाद दूसरा जहाज बिका, इटली का टैंकर। यह भी 6ठा साल था। इस बार इसे एक मिस्र की कंपनी ने खरीदा। कीमत नए जहाज की 65% थी, और भी बेहतर। एक पैटर्न बनने लगा। जैसे ही 6ठा साल होता, ग्राहक जहाज बेच देते थे। वे उसे सेकंड हैंड बाजार में डाल देते थे और वह तुरंत बिक जाता था। कीमत भी अच्छी मिलती थी। मैंने एक स्प्रेडशीट में इसका रिकॉर्ड रखा। जहाज का नाम, सौंपने की तारीख, बिक्री की तारीख, बिक्री मूल्य, सब कुछ व्यवस्थित था। संख्याएं खूबसूरत थीं। मैंने निदेशक मंडल में इसकी रिपोर्ट दी। हमारी रणनीति सिद्ध हो रही है, मैंने घोषणा की। ग्राहक 6ठे साल में बेचकर अच्छी कीमत पा रहे हैं। वे संतुष्ट हैं। और खरीदने वाले? पियरे ने पूछा। वे भी खुश हैं, मैंने जवाब दिया। वे इसे 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हैंड कीमत कम होने के कारण यह उनके लिए लाभदायक है। और 1 साल बाद? मार्क ने पूछा। वे कुछ ना कुछ कर लेंगे, मैंने कंधे उचकाए। या तो फिर से बेच देंगे या उसे कबाड़ में दे देंगे। हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। बैठक समाप्त हो गई। मैं अपने दफ्तर लौटा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लियोन का आसमान भूरा था। सर्दियां आ रही थीं। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और ईमेल देखे। एक नए ऑर्डर की पूछताछ आई थी। नीदरलैंड की एक कंपनी से 6 मालवाहक जहाजों के लिए कोटेशन मांगा गया था। शर्तें 7 वर्षीय मॉडल की थीं। मैंने जवाब लिखा और कोटेशन संलग्न कर दिया। कीमत प्रतिस्पर्धी थी। मुझे यकीन था कि ऑर्डर मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद ऑर्डर अनुबंध आ गया। मैंने हस्ताक्षर करके वापस भेज दिया। 6 जहाजों का ऑर्डर पक्का हो गया। शिपयार्ड बहुत व्यस्त था। ऑर्डर लगातार आ रहे थे। एलन ने फोन किया। लोग कम पड़ रहे हैं, उसने कहा। हमें और लोगों को काम पर रखना होगा। रख लो, मैंने मंजूरी दे दी। जितने चाहिए। हमें उत्पादन की गति बढ़ानी होगी। मैं हर 6 महीने में शिपयार्ड का दौरा करता था। मुझे गेंझा देखने की जरूरत थी। डॉक जहाजों से भरे हुए थे। निर्माणाधीन जहाज, क्रेनें लगातार चल रही थीं। वेल्डर चिंगारियां उड़ाते हुए काम कर रहे थे। मैं एलन के साथ डेनपा में घूमा। मैंने प्रगति की जांच की। क्या सब कुछ समय पर है? मैंने पूछा। हाँ, किसी तरह हम समय पर कर रहे हैं।
एलेन ने जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। कोई समस्या है क्या? मैंने पूछा। एलेन रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। सर, मैं ईमानदारी से कहूंगा, उसने सावधानी से कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे बनाए गए जहाजों का क्या हो रहा है? वे बेचे जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। सेकेंड हैंड। उसके बाद वे फिर से बेचे जाते होंगे या कबाड़ हो जाते होंगे। मैंने कंधे उचकाए। यह एक सामान्य चक्र है। एलेन ने अपना सिर हिलाया। आप सिर्फ संख्याएं देखते हैं सर, इसलिए आप नहीं जानते, उसने कहा। मैं येनफा के लोगों से मिलता हूं, उन लोगों से जो सेकेंड हैंड बाजार में काम करते हैं। वे क्या कहते हैं? मैंने पूछा। वे कहते हैं कि हमारे जहाज 7 साल के ठीक बाद खराब होने लगते हैं, एलेन ने कहा। बिल्कुल 7 साल के बाद। इंजन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सब एक साथ। हो सकता है, मैंने स्वीकार किया। डिजाइन ही ऐसा है, 7 वर्षीय अनुकूलन। लेकिन खरीदने वालों को यह पता नहीं था, एलेन ने कहा, क्योंकि जब उन्होंने इसे सेकेंड हैंड खरीदा था तब इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह खराब हो जाता है और मरम्मत की लागत बहुत ज्यादा आती है। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने दृढ़ता से कहा। अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी है। एलेन ने एक गहरी सांस ली। कानूनी तौर पर आप सही होंगे, उसने कहा, लेकिन लोग हमें याद रखेंगे कि यह जहाज किसने बनाया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने साफ साफ कहा। हमने कभी कोई खराब जहाज नहीं बेचा। 7 साल तक वह उत्तम था। यही हमारा रिकॉर्ड है। एलेन ने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाता रहा। हम चुपचाप शिपयार्ड में चलते रहे। एक असहज खामोशी थी। मैं दफ्तर लौटा। एलेन की बातें मेरे दिमाग से नहीं जा रही थीं, लेकिन मैंने उन्हें झटक दिया। मैं भावनाओं में नहीं बह सकता था, मुझे संख्याएं देखनी थीं। मैंने डेटा खोला, बिक्री के रिकॉर्ड की फिर से जांच की। सभी जहाज 6ठे साल में बेचे गए थे। जांच रिपोर्ट उत्तम थी। हमने कभी कोई समस्या वाला जहाज नहीं बेचा था। यही सच था। 7 साल से पहले वह उत्तम था, उसके बाद वह हमारे हाथ से निकल चुका था। नए मालिक कुछ भी कहें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अनुबंध हमें बचाता था। मार्क अंदर आया। अच्छी खबर है, उसने कहा। नॉर्वे वाले जहाज भी बिक गए 6ठे साल में ही। बहुत अच्छा, मैंने जवाब दिया। कीमत नए जहाज की 62 है, मार्क ने बताया। इंडोनेशिया की एक कंपनी ने खरीदा है। उत्तम, मैं मुस्कुराया। सब कुछ योजना के अनुसार है। मैंने उसे स्प्रेडशीट में जोड़ दिया। एक और पंक्ति भर गई। जहाज का नाम, बिक्री की तारीख, कीमत, संख्याएं सटीक थीं। पैटर्न उत्तम था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब रहा था। पेरिस का आसमान नारंगी हो गया था। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। हम सफल हो रहे थे। हम जहाज बना रहे थे, बेच रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे। ग्राहक भी संतुष्ट थे। 6 साल इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अच्छी कीमत मिल रही थी। सेकेंड हैंड खरीदार भी पहले साल तक संतुष्ट थे। उसके बाद का मुझे पता नहीं था और मैं जानना भी नहीं चाहता था। हमारे जहाज गायब हो रहे थे। वे सेकेंड हैंड बाजार में बह गए थे। तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वे दूर दूर जा रहे थे। यह सफलता का ग्राफ था। कल से यह बदल जाएगा। यह नीचे की ओर जाएगा। मैंने मेज की दराज खोली। एक पुराना नोट था। जब मैंने पहली बार यह रणनीति बनाई थी तब लिखा था। मैंने उसे खोला। उस पर गणना के सूत्र लिखे थे। लागत में 40% की कमी, इस पर 2 लाइनें खींची थीं। लाभ मार्जिन में 45% की वृद्धि, इस पर 2 सितारे बने थे। यह एक उत्तम योजना थी। कागज पर संख्याएं सही थीं। मंदिर को मंदिरी साथ है, जानी को गणना सटीक थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, भरोसा। वह कोई संख्या नहीं थी। उसे मापा नहीं जा सकता था। वह डेटा में नहीं दिखता था, लेकिन वह मौजूद था। वह बाजार को चला रहा था। फोन फिर बजा। इस बार मैंने उठा लिया। मेरा वकील था। एलेक्जेंडर, मैंने जांच कर ली है, उसने कहा। कानूनी तौर पर तुम सुरक्षित हो। मुकदमे की कोई चिंता नहीं है। अनुबंध उत्तम है। धन्यवाद, मैंने जवाब दिया। लेकिन व्यापार? वकील ने पूछा। क्या वह ठीक है? पता नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा। कानूनी तौर पर उत्तम, लेकिन व्यापार ढह रहा है। यह मेरे विशेषज्ञता क्षेत्र से बाहर है, वकील ने कहा। मैं कानून देखता हूं, मैं बाजार को नहीं समझता। फोन कट गया। मैं सिर्फ कानून देखता हूं, यह शब्द गूंज रहे थे। मैं भी तो यही था। मैं सिर्फ कानून देख रहा था, सिर्फ संख्याएं देख रहा था, सिर्फ अनुबंध देख रहा था। लेकिन लोग अलग थे। वे भरोसा देख रहे थे, वे रिश्ते देख रहे थे, वे भविष्य देख रहे थे। मैंने यह सब नहीं देखा।
मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है। मैं मानता था कि कानून ही काफी है। मैं खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। मैंने अपना माथा शीशे से टिका दिया। ये ठंडा महसूस हुआ। बाहर लोग चल रहे थे, काम से लौट रहे लोग। वे बैग लेकर घर जा रहे होंगे। एक सामान्य दिनचर्या उनके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सब कुछ ढह रहा था, कानूनी रूप से। यह और भी अजीब था। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। फिर भी मैं हार रहा था। मैंने नियमों का पालन किया था, फिर भी मुझे सजा मिल रही थी। मैंने अनुबंध का पालन किया था, फिर भी मैंने भरोसा खो दिया था। ऐसा क्यों हुआ? मैं मेज पर वापस आया, फिर से बैठ गया। मैंने स्क्रीन को देखा। अनुबंध अभी भी खुला था। मैंने उसे पढ़ा। धीरे धीरे सारी जानकारी, वारंटी अवधि, छूट का दायरा, जिम्मेदारी की सीमाएं, सब कुछ लिखा था, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी, 7 साल के बाद का समय। वह समय अनुबंध में कहीं नहीं था। वह एक अस्तित्वहीन समय था कागज पर, लेकिन हकीकत में वह मौजूद था। जहाज समुद्र में थे, वे चल रहे थे, वे खराब हो रहे थे। 7 साल बाद अनुबंध के बाहर मैंने उस समय को बेच दिया था, बिना जिम्मेदारी वाले समय को। यही समस्या थी। फोन बजा, फिर से पियरे का। अलेक्जेंडर, कल एक बोर्ड बैठक होगी, उसने कहा। आपातकालीन, हमें कोई उपाय सोचना होगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैं आऊंगा। क्या तैयारी करनी है? पियरे ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से कहा। मुझे सोचना होगा। जल्दी सोचो, पियरे ने कहा। समय नहीं है, कल जब बाजार खुलेगा तो शेयर की कीमत गिर जाएगी। मैंने फोन काट दिया। मैं अंधेरे में बैठा रहा। मैंने बत्ती नहीं जलाई, बस बैठा रहा। मैंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। मैं फिर से बुदबुदाया। मैंने कानून का पालन किया, मैंने अनुबंध का पालन किया, सब कुछ कानूनी था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कोई मुझे क्यों नहीं चुन रहा? मुझे लगा जैसे मैं जवाब जानता हूं। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन कानूनी होना ही सब कुछ नहीं था। भरोसे की जरूरत थी, रिश्ते की जरूरत थी, जिम्मेदारी की जरूरत थी। 7 साल से आगे की जिम्मेदारी मैंने वह नहीं ली, क्योंकि कानूनी तौर पर यह जरूरी नहीं था। लेकिन बाजार को इसकी जरूरत थी, लोगों को इसकी जरूरत थी और मैंने वह नहीं दिया। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। वे खूबसूरत थीं, लेकिन मेरे लिए उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सफलता की रोशनी बुझ रही थी कानूनी रूप से। मैं 1 हफ्ते बाद विशाखापत्तनम की फ्लाइट में था, अकेला। मार्क या पियरे को नहीं पता था। मैंने किसी को नहीं बताया था, बस चला गया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। सुबह होने से पहले एयरपोर्ट शांत था। इमिग्रेशन पूरा करके मैं बाहर निकला। मैंने एक टैक्सी ली। मैंने उसे विशाखापत्तनम बंदरगाह चलने को कहा। ड्राइवर ने कहा कि यह दूर है, 3 घंटे लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। हम हाईवे पर चल रहे थे। खिड़की से बाहर दृश्य बदल रहे थे। पहाड़ दिखे, खेत दिखे, सूरज उगा, आसमान नारंगी हो गया। यह खूबसूरत था, लेकिन मेरे पास इसका आनंद लेने का मन नहीं था। मैं सुबह 9 बजे विशाखापत्तनम पहुंचा। बंदरगाह दिखाई दिया। कतारों में क्रेनें खड़ी थीं। कुछ साल पहले जैसा ही दृश्य था, लेकिन यह अलग महसूस हो रहा था। उस समय मैं उम्मीद देखने आया था, आज मैं जवाब खोजने आया था। मैं शिपयार्ड नहीं गया। इसके बजाय मैं बंदरगाह के एक घाट पर गया, जहां डॉक था। यह एक पुराना घाट था। जहाज खड़े थे मरम्मत के लिए। कुछ पर जंग लगी थी, कुछ का पेंट उखड़ा हुआ था। नमक की गंध आ रही थी, नमकीन गंध। उसमें जंग की गंध भी मिली हुई थी। मैं धीरे धीरे घाट पर चला। मेरे पैरों के नीचे लकड़ी के तख्ते चरमरा रहे थे। एक समुद्री पक्षी चिल्लाया, तीखी आवाज, दूर से वेल्डिंग की चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। मैंने काम करते हुए लोगों को देखा। वे हेलमेट पहने काम कर रहे थे। मैं घाट के अंत तक चला गया। समुद्र फैला हुआ था, क्षितिज दूर तक दिखाई दे रहा था। मेरे सामने कोई खड़ा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक काली जैकेट पहनी थी। वह सिगरेट पी रहा था। धुआं हवा में उड़ रहा था। मैं पास गया। मेरे कदमों की आहट सुनकर वह मुड़ा। वह श्री विक्रम सिंह थे, कुछ साल पहले वाले व्यक्ति। वे बूढ़े लग रहे थे। उनकी झुर्रियां गहरी हो गई थीं, बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन उनकी आंखें वैसी ही थीं, शांत। आप आ गए? श्री सिंह ने कहा। आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा। मुझे लगा था कि आप आएंगे, उन्होंने जवाब दिया। कभी न कभी
उन्होंने अपनी सिगरेट बुझाई और समुद्र को देखने लगे। मैं भी उनके बगल में खड़ा हो गया। हम साथ में समुद्र को देखने लगे। खामोशी थी, सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा चली, ठंडी थी। आपने वह ग्राफ मुझे क्यों भेजा था? मैंने पहले पूछा। मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, श्री सिंह ने जवाब दिया। आपके किए का परिणाम। क्या आप मेरी निंदा करने आए हैं? मैंने पूछा। नहीं, श्री सिंह ने अपना सिर हिलाया। यह निंदा की बात नहीं है। तो फिर क्या है? यह तथ्य है, उन्होंने जवाब दिया। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। दूर से एक जहाज आ रहा था, एक कंटेनर जहाज। वह धीरे धीरे बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। वह जहाज, श्री सिंह ने इशारा किया, 30 साल का हो गया है, अभी भी चल रहा है। यह कहां बना था? मैंने पूछा। यहीं, श्री सिंह ने जवाब दिया। हमारे शिपयार्ड में 30 साल पहले, आज भी बिना किसी समस्या के चल रहा है। मैंने उस जहाज को देखा। वह पुराना लग रहा था, उसका पेंट फीका पड़ गया था, लेकिन वह चल रहा था समुद्र पर। और आपके जहाज, श्री सिंह ने अपनी बात जारी रखी, 7 साल में खत्म हो जाते हैं। नहीं, 6 साल में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। सेकेंड हैंड बेचा जाता है, फिर से बेचा जाता है और अंत में कबाड़ हो जाता है। 10 साल भी नहीं चलते। मैंने अनुबंध में यह स्पष्ट लिखा था। मैंने सफाई दी, 7 साल की वारंटी। ग्राहकों ने यह समझकर ही खरीदा था। श्री सिंह ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख था। वे जानते थे, उन्होंने कहा, लेकिन वे समझे नहीं थे कि इसका मतलब क्या होता है। लहरें घाट से टकराईं, छींटे उड़े, नमकीन पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ीं। आपने जिम्मेदारी के बिना का समय बेचा, श्री सिंह ने धीरे धीरे कहा। उनकी आवाज शांत थी, उसमें निंदा का भाव नहीं था। वे सिर्फ तथ्य बता रहे थे। मैं कुछ नहीं कह सका, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। आपने 7 साल तक जिम्मेदारी ली, श्री सिंह ने आगे कहा। पूरी तरह से, एक भी खराबी नहीं आई। लेकिन उसके बाद अलग था। 8वां साल, 20वां साल, 30वां साल। उस समय की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यही समस्या थी। कानूनी तौर पर कोई समस्या नहीं है, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। अनुबंध में सब कुछ लिखा है। मुझे पता है, श्री सिंह ने स्वीकार किया। यह कानूनी है, आपने नियम भी माने हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। नियम बात और है। और क्या है? मैंने पूछा। भरोसा, श्री सिंह ने जवाब दिया। बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले के बीच का भरोसा। आपने वह नहीं बेचा, आपने सिर्फ जहाज बेचा। मैंने समुद्र को देखा। क्षितिज धुंधला गया था। मेरी आंखों में कुछ भर आया था। क्या आपको याद है जब आप कुछ साल पहले यहां आए थे? श्री सिंह ने पूछा। हां, मैंने जवाब दिया। उस समय मैंने क्या कहा था? श्री सिंह ने पूछा। आपने कहा था कि यह समय का रिकॉर्ड है, मैंने जवाब दिया। 30 साल का डेटा। हां, श्री सिंह ने सिर हिलाया। हमने 30 साल का रिकॉर्ड रखा, क्योंकि हम 30 साल की जिम्मेदारी लेते हैं। यही हमारा काम है। हम जहाज नहीं बनाते, हम समय बनाते हैं। और आपने उस डेटा से कुछ और किया, श्री सिंह ने कहा। आपने सिर्फ 7 साल बनाए और बाकी को फेंक दिया। यह कुशल रहा होगा, लागत भी कम हुई होगी, लेकिन आपने समय को फेंक दिया। लहरों का शोर बढ़ गया, हवा भी तेज हो गई। ठंड लग रही थी, लेकिन मैं हिला नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा। शुरुआत में सब ठीक चला, श्री सिंह ने कहा। संख्याओं ने इसे साबित किया। राजस्व बढ़ा, शेयर की कीमत बढ़ी। सबने कहा कि यह सफलता है, लेकिन समय बीतता है। 7 साल बीत जाते हैं और तब सच सामने आता है। जहाज खराब होने लगते हैं। लोगों को पता चलता है कि ग्लोबल मैरीटाइम के जहाज सिर्फ 7 साल चलते हैं और उसी पल भरोसा खत्म हो जाता है। मैंने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं कह सका, क्योंकि श्री सिंह की हर बात सही थी। मैं आपकी निंदा करने नहीं आया हूं, श्री सिंह ने फिर कहा। मैं बस यह बताना चाहता था कि आपने क्या गलती की। आपने यह कानूनी रूप से किया, लेकिन यह सही नहीं था। कानून और सही, ये 2 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यही समस्या थी। मैंने श्री सिंह को देखा। मैं पूछना चाहता था कि मुझे क्या करना चाहिए था, क्या सही होता, लेकिन मैं पहले से ही जानता था जवाब। मुझे 30 साल का जहाज बनाना चाहिए था, शुरू से ही। भले ही लागत ज्यादा आती, भले ही मुनाफा कम होता, वही सही काम था। श्री सिंह ने अपनी घड़ी देखी। मुझे अब जाना होगा, उन्होंने कहा। एक बैठक है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आखिरी बात, मिस्टर डुबोइस, श्री सिंह ने कहा। अभी भी देर नहीं हुई है। किस लिए? मैंने पूछा। सही करने के लिए, श्री सिंह ने जवाब दिया। 7 साल के नहीं,
30 साल के जहाज बनाइए, भले ही लागत ज्यादा आए, वही असली जहाज निर्माण है। वह मुड़े और चले गए। उनकी पीठ धीरे धीरे छोटी होती गई और घाट के मोड़ पर गायब हो गई। मैं अकेला रह गया। समुद्र के सामने लहरें लगातार आ रही थीं, एक नियमित ध्वनि अनंत रूप से दोहराई जाती हुई। समुद्री पक्षी उड़ रहे थे, चिल्लाते हुए। मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। सूरज आसमान में चढ़ गया था, धूप तेज थी, समुद्र चमक रहा था, दूर जहाज चल रहे थे। कुछ 30 साल पुराने थे, कुछ नए थे, सब समुद्र पर चल रहे थे, लेकिन हमारा कोई जहाज नहीं था। 7 साल से पुराने वाले पहले ही गायब हो चुके थे, समुद्र में कहीं कबाड़ होने के इंतजार में। जिम्मेदारी के बिना का समय बेचा। श्री सिंह के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं उन्हें मिटा नहीं सकता था, क्योंकि वे सच थे। मैंने समय बेचा था, बिना जिम्मेदारी वाला समय। यही मेरा गुनाह था। मैं 3 दिन बाद पेरिस लौटा। मैं सीधे शिपयार्ड गया, शहर के बाहर वाली जगह। मैं टैक्सी से उतरा। मुख्य द्वार बंद था, उस पर एक जंजीर और ताला लगा था, जंग लगा हुआ। मैं दीवार के साथ साथ चला। ऊपर कांटेदार तार लगे थे। अंदर दिखाई दे रहा था, डॉक तो खाली थे, क्रेनें रुकी हुई थीं। वे नहीं चल रही थीं। वेल्डिंग की कोई चिंगारी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। शांति थी पूरी तरह से। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी, जो कांटेदार तारों को हिला रही थी। मैं गेट की दरार से अंदर घुस गया। कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं था, रोकने वाला कोई नहीं था। मैं डॉक की ओर चला। कंक्रीट का फर्श टूट गया था, उसमें घास उगाई थी। यह वही जगह थी जहां कभी जहाज बनते थे। अब यहां कुछ भी नहीं था। औजार इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक जंग लगा हथौड़ा, एक टूटा हुआ रिंच, फेंके हुए वेल्डिंग रॉड। किसी ने उन्हें समेटा नहीं था। मैं दफ्तर की इमारत की ओर गया। दरवाजा खुला था। मैं अंदर गया। गलियारा अंधेरा था, बिजली काट दी गई थी। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। यह एक खाली इमारत थी। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। मेज वहीं थी, कुर्सियां भी रखी थीं, लेकिन उन पर धूल है। उनका दरवाजा खोला था, जमी हुई थी पुरानी धूल। मैंने खिड़की से बाहर देखा। डॉक दिखाई दे रहा था, एक खाली जगह। कुछ साल पहले तक यह बहुत व्यस्त था। ऑर्डर की भरमार थी, लोग काम कर रहे थे दिन रात। अब कोई नहीं था। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। धूल उड़ी। मैंने मेज पर हाथ फेरा। मेरी उंगली पर धूल लग गई, भूरी धूल। निदेशक मंडल ने 1 महीने पहले शिपयार्ड को बंद करने का फैसला किया था, क्योंकि ऑर्डर आने बंद हो गए थे। 6 महीने से कोई नया अनुबंध नहीं था। पियरे ने कहा था, अलेक्जेंडर, अब हम और नहीं टिक सकते। घाटा बढ़ रहा है, इसे बंद करना ही होगा। मैंने विरोध नहीं किया। संख्याएं स्पष्ट थीं। घाटा था, इसे जारी रखने का कोई कारण नहीं था। हमने 150 कर्मचारियों को निकाल दिया। सब बेरोजगार हो गए। एलन भी चला गया। आखिरी दिन मैंने उसे देखा। काश आप सही होते सर, उसने कहा था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। माफ करना या कृपया समझो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। एलन मुड़ा और चला गया। उसकी पीठ छोटी होती गई। वह आखिरी बार था। मैं कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। मैं गलियारे में चला। दफ्तरों के दरवाजे खुले थे। मैंने अंदर झांका। मेजें खाली थीं, न कंप्यूटर थे न दस्तावेज। सब कुछ हटा दिया गया था। यह वही जगह थी जहां कभी लोग काम करते थे, डिजाइन बनाते थे, गणना करते थे, बैठकें करते थे। अब सिर्फ निशान बाकी थे। मैं बाहर निकला। मैं डॉक के बीच में खड़ा हो गया। मैंने आसमान को देखा। बादल बह रहे थे, भूरे बादल। मैंने सोचा, मैंने जहाज बेचे। यह सच था, दर्जनों बेचे। यूनान, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, पूरे यूरोप में। अच्छी कीमत मिली, अनुबंध भी उत्तम थे। लेकिन भारत ने समय बनाया। यह भी सच था। 30 साल का समय, जिम्मेदारी वाला समय। अंत तक यही अंतर था। मैंने एक वस्तु बेची थी, भारत ने एक वादा बनाया था। वस्तु का अंत होता है, सौंपने के बाद खत्म, लेकिन वादा अलग होता है। वह समय बीतने के बाद भी रहता है। मैं यह नहीं जानता था, या यूं कहें कि जानते हुए भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था। मुझे लगा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मानता था कि अगर कानून का पालन किया जाए तो काफी है, अगर अनुबंध का पालन किया जाए तो पर्याप्त है। मैं गलत था, पूरी तरह से। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। संदेशों का ढेर लगा हुआ था। ज्यादातर लेनदारों के थे, भुगतान की मांग कर रहे थे, बैंक से भी थे, कर्ज चुकाने का नोटिस।
मैंने अपने वकील का संदेश भी देखा। उसमें लिखा था कि कानूनी तौर पर कोई समस्या नहीं है, मुकदमे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अनुबंध उत्तम है। मुझे हंसी आ गई, एक खोखली हंसी। कानूनी तौर पर यह उत्तम था। 0 दुर्घटनाएं, 0 मौतें, 7 साल में एक भी दुर्घटना नहीं, कोई घोटाला नहीं, मीडिया में एक भी बुरी खबर नहीं। सब कुछ कानूनी था, साफ सुथरा। लेकिन हम दिवालिया हो गए, पूरी तरह से कानूनी रूप से। यही विडंबना थी। मैंने कानून का पालन किया, फिर भी मैं हार गया। मैंने नियमों का पालन किया, फिर भी मैंने भरोसा खो दिया। मैं उत्तम था, फिर भी किसी ने मुझे नहीं चुना। क्यों? जवाब सरल था, मैं कानूनी था। यह सच है। मैंने सभी नियमों का पालन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, सुरक्षा मानक, वारंटी दायित्व, सब कुछ पूरा किया। लेकिन इसीलिए मैं और भी ज्यादा गलत था। यह भी सच था, क्योंकि मैंने सिर्फ कानून देखा, इंसान को नहीं। मैंने सिर्फ नियम माने, भरोसा नहीं बनाया। मैंने सिर्फ अनुबंध का पालन किया, रिश्ता नहीं बनाया। यही समस्या थी। हवा चली, ठंडी हवा। मैंने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर कर लिया। मैं धीरे धीरे डॉक पर चला। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एक कोने में रुक गया। दीवार पर कुछ लिखा था, पेंट से फीका पड़ गया था, लेकिन मैं पढ़ सकता था। ग्लोबल मैरीटाइम, स्थापना के 45 वर्ष, एक गौरवशाली विरासत। यह पुरानी लिखाई थी, उस समय की जब शिपयार्ड फल फूल रहा था। विरासत, अब कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक खाली इमारत और जंग लगी क्रेनें। विरासत भी गायब हो गई थी। भरोसे के साथ मैंने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, मेरे दफ्तर की चाबी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसे फर्श पर रख दिया, कंक्रीट पर। खट की आवाज आई, धातु की आवाज। यह खाली जगह में गूंज उठी। मैं मुड़ा और चला गया, मुख्य द्वार की ओर। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखने का कोई कारण नहीं था। वह एक खत्म हो चुकी जगह थी। मैं मुख्य द्वार से बाहर निकला, कांटेदार तारों के पार। मैंने एक टैक्सी बुलाई और शहर जाने को कहा। कार में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। शिपयार्ड दूर जा रहा था, धीरे धीरे छोटा होता गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। मैंने सोचा, अंत में जिम्मेदारी के बिना की सफलता को अंततः कोई नहीं चुनता। यही जवाब था, यही सबक था जो मैंने सीखा था, बहुत देर से सीखा था। 7 साल तक मैं सफल रहा, पूरी तरह से। संख्याओं ने इसे साबित किया। प्रदर्शन बढ़ा, सबने तालियां बजाईं। लेकिन 8वें साल से यह ढह गया, तेजी से। भरोसा खत्म हो गया, ऑर्डर आने बंद हो गए। ग्राहकों ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं ले सका। 7 साल के बाद की वह समय मेरा नहीं था, वह अनुबंध से बाहर था। लेकिन लोगों के लिए वह महत्वपूर्ण था कि जब समस्या आए तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। मैं वहां नहीं था, क्योंकि मेरा अनुबंध खत्म हो चुका था। भारत वहां था, 30 साल तक। यही अंतर था जिसने जीत और हार का फैसला किया। टैक्सी पेरिस शहर में दाखिल हुई। इमारतें दिखाई दीं, लोग चल रहे थे। एक सामान्य दोपहर, लेकिन मेरे लिए नहीं। यह वह दिन था जब सब कुछ खत्म हो गया था, कानूनी रूप से, पूरी तरह से और हमेशा के लिए। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, धीरे से, एक ऐसी आवाज में जिसे कोई नहीं सुन सकता था, मुझे माफ करना। मैं यह किससे कह रहा था मुझे नहीं पता, ग्राहकों से, कर्मचारियों से या खुद से। इस कहानी पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, फ्रांसीसी सीईओ का यह अहंकार कि सिर्फ कानून का पालन करने से भरोसा बनाया जा सकता है, ही उसकी पूरी विफलता की शुरुआत थी। यह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होता है। भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का 30 साल की जिम्मेदारी वाला वादा उन लोगों के लिए समझना नामुमकिन है जो सिर्फ तात्कालिक लाभ के पीछे भागते हैं। इसमें एक गहरा गौरव और वजन है। दक्षता और संख्याओं का पीछा करना एक व्यवसाय के लिए सही हो सकता है, लेकिन जिस क्षण आप ईमानदारी खो देते हैं, उसी क्षण आपके व्यवसाय की उम्र भी समाप्त हो जाती है। यह एक क्लासिक सबक है। विक्रम सिंह ने जो कहा, हम जहाज नहीं बनाते, हम समय बनाते हैं, इस एक वाक्य में भारत की मेक इन इंडिया की भावना का सार है। इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। एक जहाज को 7 साल में खराब होने के लिए डिजाइन करना तकनीकी क्षमता की बर्बादी है। यह समुद्र को प्रदूषित करने और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने जैसा है, जो एक पेशेवर के लिए सबसे शर्मनाक बात है। यह कहानी सिर्फ जहाज निर्माण उद्योग के बारे में नहीं है, बल्कि यह आज की यूज एंड थ्रो संस्कृति के खिलाफ एक चेतावनी है।
यह हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में मूल्यवान क्या है। अनुबंध के बाहर का अदृश्य भरोसा ही भारतीय कंपनियों की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे नजरअंदाज करने वाले डुबोइस का अंत उसके अपने कर्मों का फल है। जिस तरह से पश्चिमी प्रबंधन शैली, जो अल्पकालिक शेयर कीमतों और लाभ को प्राथमिकता देती है, एक लंबी विरासत वाली पारंपरिक कारीगरी को नष्ट कर देती है, वह वास्तविक और भयावह है। कानूनी रूप से सही होने के बावजूद बाजार से बाहर हो जाना यह साबित करता है कि व्यापार का असली सार इंसानों के बीच भरोसे का रिश्ता है। यह कहानी हमें एक बार फिर यही सिखाती है।